बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखें, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सबसे बेसिक बुनियादी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स सिक्स फेसेस। ये इंतहाई ज़रूरी है समझना कि आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं इनका क्या ताल्लुक़ है माजी से। क्या पाकिस्तान ने नशेब व फराज अपनी 75 साला ज़िंदगी में देखे। तो इस तमाम चीज़ को समझने के लिए हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को, आप इसे यूँ समझ लें कि करंट अफेयर्स को समझने के लिए, वर्ल्ड अफेयर्स को समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए ये टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस टॉपिक को अगर आप तशना छोड़ देते हैं तो आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं वो उनमें इजाफ़ा हो जाएगा। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट में मजबूती हासिल करना चाहते हैं तो ये एक बुनियादी सा सब्जेक्ट है। चलें आगाज़ करते हैं, ज़्यादा तमहीद को तवील नहीं करते, टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पहले समझते हैं व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी। आए इसकी डेफिनेशन पे ज़रा नज़र दौड़ाते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। फॉरेन पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल that tells the country how to build relations with their neighboring nations, with superpowers and with other world। अब इसको आसान लफ्ज़ों में समझें कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। देखिए, फॉरेन वर्ड से आपको समझ आ गया कि खारिज, पॉलिसी कोई भी सेट ऑफ रूल्स। तो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ये होती है कि वो अपने रिलेशंस जो हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ किस अंदाज से इस्तवार करेगा, सुपर पावर्स के साथ किस तरह इस्तवार करेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उसके ताल्लुकात में क्या नशेब व फराज, क्या तरजीहात होंगी, और उसके अलावा जो चीज़ है आपकी वो मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, यूँ आप समझ लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ। तो वो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं कि किससे हमने रिलेशंस मजबूत करने हैं, किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, तो ये जो एक सर्किल में जो चीज़ें रखी जाएंगी उसे कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। और आप ये चीज़ जहन में रखिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म है कि आप जो है वो दोस्त का जो दोस्त होता है वो भी हमारा दोस्त होता है, दोस्त का जो दुश्मन होता है वो भी हमारा दुश्मन होता है। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि जैसे चाइना, चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है। अब चाइना से जो मुखासमाना ताल्लुकात रखेगा तो उससे हमारे भी मुखासमाना ताल्लुकात होंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे सबसे जो प्रियोरिटी जिस चीज़ को दी जाती है वो है आपका इंटरेस्ट। सबसे पहले कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखेगा, फिर वो आगे कदम बढ़ाएगा कि आया कि उसने अपने ताल्लुकात को किसके साथ मजबूत करना है, कहाँ कमज़ोर करना है। अब जैसे हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो हमें समझना है पाकिस्तान की जियोग्राफी को। तो आए देखते हैं पाकिस्तान की जियोग्राफी हमसे क्या कहती है। अब आप देख सकते हैं पाकिस्तान जो है वो मौजूद है साउथ एशिया में, ठीक है। अमूमन एक सवाल आ भी जाता है, आपने देखा होगा वन पेपर एग्जाम में अमूमन आता है कि पाकिस्तान का जो रीजन है वो साउथ एशिया है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें पाकिस्तान को, पाकिस्तान का रकबा जो है वो 796095 स्क्वायर किलोमीटर, या अगर आप अभी देखें अपडेट वर्जन में जो आपको मैप का जो एरिया गूगल पे मिलता है वो 881913 स्क्वायर किलोमीटर दिया जाता है। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो 33 नंबर का जो है लार्जेस्ट रकबे के लिहाज से दुनिया में बड़ा मुल्क है, 33 नंबर का। दूसरी बात, पाकिस्तान को अगर आबादी के लिहाज से रखा जाए 2017 की सेंसस जो है वही अभी, क्योंकि 2023 की जो डिजिटल सेंसस हुई है, 7th सेंसस हुई है, उसका अभी तक हतमी जो नतीजा है वो उसका ऐलान नहीं किया गया। तो 2017 की सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 5th, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। अच्छा, अब पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं, अब आप देखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर ईस्ट की तरफ देखें तो पाकिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, कमोबेश 1610 किलोमीटर की, ठीक है। किसी जगह ये आपको 2200 किलोमीटर भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखते हैं हमारे वेस्ट की तरफ तो एक तवील बाउंड्री जो कि कमोबेश 2640 या 2670 किलोमीटर की, जिसे हम दुरंद लाइन के नाम से भी जानते हैं, वो हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं। अब अगर आप देखते हैं साउथ वेस्ट की तरफ तो हम कमोबेश 959 किलोमीटर स्क्वायर की बाउंड्री शेयर करते हैं ईरान के साथ। अब अगर आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो हम बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ,
कमोबेश 559 किलोमीटर स्क्वायर की। और आप अगर ज़रा देखें चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक छोटी सी आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही है, इसे कहा जाता है वाखान कॉरिडोर। ये बफर जोन भी है। क्यों? क्योंकि ये वो स्ट्रिप है, वो जगह है जहाँ से चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में कनेक्ट होते हैं। तो एक छोटी सी स्ट्रिप है जो पाकिस्तान को सेपरेट करती है ताजिकिस्तान से। ये हिस्सा है अफ़गानिस्तान का, जिसे वाखान कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं। अब अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साउथ में अरबियन सी मौजूद है। पाकिस्तान का जो कोस्टल एरिया है वो कमोबेश 1046 किलोमीटर पर मबनी है, ठीक है, जिसको हम दो हिस्सों में मुनकसिम करते हैं, जिसमें एक हिस्सा बलूचिस्तान कोस्टल एरिया है, ठीक है, और एक हिस्सा जो है वो सिंध का है। सिंध में जो है वो कमोबेश 350 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, और अगर दूसरी तरफ आप देखें तो वो कम से कम 770 किलोमीटर के करीब करीब जो है वो कोस्टल एरिया लाई करता है। और अगर हम बात करें इस कोस्टल एरिया पे जो हमारे बंदरगाहें हैं, उसमें बड़ा आपको नाम पता है गवादर, फिर कराची पोर्ट, फिर बिन कासिम पोर्ट, उसके अलावा और मारा, पसनी, जिवानी, कमोबेश ये हमारे पास 7 ऐसे सी पोर्ट मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में सहरा भी मौजूद हैं, 5 सहरा मौजूद हैं। आप भी आपके बिल में होगा, थल है, थर है। उसके अलावा नॉर्थ की तरफ अगर आप जाएं, पंजाब में आपको चोलिस्तान डेजर्ट, थल डेजर्ट मिलेगा। अच्छा, चोलिस्तान को रोही डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो आपके पास जो है वो कटपाना डेजर्ट है स्कर्दू में। अगर आप वेस्ट की तरफ बलोचिस्तान में जाते हैं तो आपके पास खारान डेजर्ट है। अच्छा देखिए, अब आप कहेंगे ये क्या, ये कौन सी चीज़ें आप बता रहे हैं, हम तो फॉरेन पॉलिसी पढ़ने आए हैं। देखिए, सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आपके पास क्या है। देखिए, मैं एक शख्स हूँ, आप एक शख्स हैं, आपको आपके पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, आप दूसरी दुनिया को क्या दे सकते हैं, फिर आपकी क्या ज़रूरत है कि आप दूसरी दुनिया से ले क्या सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है, तो आप क्या किसी से लेने जाएंगे और क्या किसी को देने जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए पाकिस्तान का भी पूरा ब्रीफ आपको जो ज्योग्राफी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए, कि तब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ हम किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। यही तो इंटरेस्ट है, आपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं हमारे पास सबसे पहले। अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। और एक और बात मैं यहाँ पे शामिल करता चलूँ कि फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री की स्टक नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती। यानी कि फॉर सपोज एक फॉरेन पॉलिसी है, मिसाल के तौर पे, कि हम जब आज़ाद हुए तब से 1900 आप लगा लें 2000 तक हमने इंडिया के साथ मुखासमाना ताल्लुकात रखे, बिल्कुल रखे। अब इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आइंदा भी अगली सदी में भी हमने हिंदुस्तान के साथ मुखासमाना ताल्लुकात रखने हैं, बल्कि कभी भी किसी भी वक्त हम इंडिया से अच्छे ताल्लुकात कर सकते हैं। आप मिसाल को समझ रहे हैं? यानी कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी वो चेंज हो सकती है और होनी चाहिए। अगर किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती, इट्स मीन कि वो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रहा। यानी कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का चेंज होना इंतहाई ज़रूरी है उस कंट्री को ज़िंदा रखने के लिए। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले इससे की तरफ आते हैं, एरा ऑफ न्यूट्रलिटी 1947 टू 1954। यानी कि ये वो दौर था 47 से लेकर 54 तक, जब पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल था, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं था। क्यों ऐसा था? आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे जब मार्ज़ वजूद में आया, उस समय की क्या सूरत हाल थी। देखिए, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947 के सेक्शन नंबर 8 के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को 2 लख्त में मुनकसिम किया गया। ठीक हो गया। पाकिस्तान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में मुनकसिम हुआ, जबकि हिंदुस्तान आपके सामने है, ठीक है। तो उस टाइम जो सूरत हाल थी, आपके इल्म में होगा कि 1947 पाकिस्तान वारज़ा वजूद में आता है, तो अब से 2 साल पहले 1945 में दुनिया ने दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम किया। अब एक इदारा तश्कील दिया गया, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के इख्तिताम पे
एक इदारा बनाया गया था लीग ऑफ द नेशन, वो फ्लॉप हो गया। 1939 में फिर एक बार शुरू हो गई। अब 1945 में यूएनओ बनाया गया, जिसका अहम ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में अमन की हवा कायम की जाए, जंगो जदल को ख़त्म किया जाए और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा जाए। तो इसी बिना पे अब किसी कंट्री के पास इख्तियार नहीं था कि वो किसी दूसरे मुल्क पे फुल स्केल वार या इन्वेजन का आगाज़ करे। अब जंग अजीम दोम के बाद एक और दुनिया में पावर्स जो है वो उभर कर सामने आई। दो पावर्स, दुनिया जो है मल्टीपोलर से बायपोलर हो गई। पहले फ्रांस भी पावर थी, ब्रिटेन भी पावर था, यूएसएसआर भी था, जर्मनी अपनी जगह पावर था, ऑटोमन एम्पायर अपनी जगह था, यानी कि मल्टीपोलर रीजन, मल्टीपोलर वर्ल्ड था। लेकिन जंग अजीम दोम के बाद सिर्फ दो पावर्स थी, एक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दो ममालिक के दरमियान एक तगोदो, एक फेबियन टैक्टिक्स की वार, एक प्रॉक्सी वार, एक आइडियोलॉजी की वार, एक आपस में डायलॉग्स की वार शुरू हो गई, जिसे हम नाम देते हैं कोल्ड वार, जो कि 1945 से स्टार्ट हुई और 1 जुलाई 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पर ख़त्म पजीर हुई। तो अब ये जो दो पावर्स थी, इनकी दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। एक तरफ यूएसए कैपिटलिज्म का सपोर्टर था, जबकि दूसरी तरफ यूएसएसआर जो कि कम्युनिज्म का सपोर्टर था। ठीक है, अब देखिए इन तमाम बातों को समझने का मकसद क्या, इसमें फॉरेन पॉलिसी क्या। देखें, अब हम जो है वो, अब आप मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, जब वो पहली दफ़ा घर से बाहर निकलेगा तो उसने सोचना है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने किस मोहल्ले में खेलना है, मैंने किससे दोस्ती बनानी है, किससे मैंने दूर रहना है। जब आप देखें, आप घर से निकलते हैं तो आपके माँ बाप आपको समझाते हैं कि बेटा यहाँ नहीं जाना, बेटा ये करना, बेटा रास्ते में इस चीज़ का ख्याल करना। तो पाकिस्तान भी एक बच्चा था, नौज़ायदा ममालिक था, तो उसका ये समझना इंतहाई ज़रूरी था कि बाहर जो माहौल है वहाँ किस चीज़ से गुरेज किया जाए, किस तरफ माइल हुआ जाए। इसलिए इन तमाम चीज़ों को, इस ऑर्डर को समझना बे इंतहा ज़रूरी और बुनियादी बात है। अब मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक तो ये फैक्टर था, अब पाकिस्तान को ये जो है फैसला करना था कि वो किस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा इस बायपोलर वॉर में, इस कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, इस कोल्ड वार के दौरानिए में पाकिस्तान ने किस ब्लॉक का हिस्सा बनना है। अब आए देखें, आगे की तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम्स को समझते हैं। जब पाकिस्तान, देखें, कोई बच्चा होता है तो आपको पता है कि बच्चे की किस तरीके से उसकी देखभाल, उसकी परवरिश की जाती है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल क्या थे, वो क्या चीज़ें थी जिसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बनने में मसाइल दरपेश किए। अब दो तरह की चीज़ें हैं, सबसे पहले इंटरनल अफेयर्स, दूसरे एक्सटर्नल अफेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स को। देखें, आपके इल्म में है, पाकिस्तान मार्जा वजूद में आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुनकसिम हुए। जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा, एक तवील बॉर्डर जो है, पूरा ईस्ट का जो एरिया है वो हमारा हिंदुस्तान से शेयर होता है। अब आप देखें, हिंदुस्तान ने क्या कहा जब पाकिस्तान मार्जा वजूद में आ गया। हिंदुस्तान ने कहा कि वी विल अनडू पाकिस्तान। वो इस तकसीम से बिल्कुल नाखुश थे। जैसा कि आप माशाल्लाह हिस्ट्री के, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तालिब इल्म में आप बहुत बेहतर जानते हैं। तो हिंदुस्तान ने यह धमकी दी, जिसकी बिना पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहना पड़ा, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ विच कैन अनडू पाकिस्तान। ये अल्फाज मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ द नेशन के, तारीख के पन्नों में रकम कर दिए गए। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, उसके अलावा हिंदुस्तान से हमारे जो ताल्लुकात में खराबी पेश आई, कहाँ? सबसे एक अहम मसला कश्मीर का। अब कश्मीर का मसला था क्या? देखें, जब तकसीम किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, जब हिंदुस्तान पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया जा रहा था, तो कमोबेश 563 रियासतें थी, शाही रियासतें थीं, जिनको ये हक दिया गया था कि वो चाहें तो आया वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और अगर वो चाहें तो हिंदुस्तान का हिस्सा बने, और वो चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकती हैं। लेकिन उसके लिए जो डेफिनेशन थी वो 3 थी कि आपने देखना है कि आपकी आबादी मुसलमान है, हिंदू है, आपका रीजन कहाँ लगता है, आप पाकिस्तान से करीब में हैं या हिंदुस्तान से, आपके अवाम क्या कहती है,
तो कश्मीर की तरफ अगर हम नज़र करें तो कश्मीर की आबादी 96% मुसलमान थी। कश्मीर की रीजन जो था वो पाकिस्तान से लिंक करता था। जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक थी वो ये थी कि कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था, राजा हरी सिंह। तो एक कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, ये तीन वो रीजन थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ाहिमत की गई। लेकिन कश्मीर का मसला आप देखें कि तब से अब तक जो है वो बरकरार है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा कि कश्मीर इज़ अ जुगुलर वेन फॉर पाकिस्तान। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? क्योंकि जितने भी हेडवर्क्स हैं पाकिस्तान के, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, वो कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आती हैं। और पाकिस्तान जब ये तकसीम हुई तो पाकिस्तान को वो हिस्सा मिला जो कि मुनहसर करता था एग्रीकल्चर पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हमें नहीं मिली थी। इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान की तरफ गई थी। कम बेश 16 या 26 कहा जाता है फैक्ट्रीज मौजूद थी। तो पाकिस्तान के जो हेडवर्क्स हैं वहाँ से आने के सबब ये बहुत ज़रूरी था, नागुज़ीर था कि पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा दिया जाता। उसके बाद दूसरी बड़ी अगर आप प्रॉब्लम देखें तो हमारे पास जो इंडिया से प्रॉब्लम्स का आगाज़ हुआ वो दरियाई पानी का मसला था। कि आपको जैसे मालूम है कि हमारे जो पंजाब में जो मौजूद रिवर हैं, ठीक है, वो हिंदुस्तान से आते हैं। तो अब जब चाहता है हिंदुस्तान वो पानी को रोक देता है, जब चाहता है सैलाब की सूरत में उसकी फरावानी कर देता है, जिसकी बिना पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश हुई। और इवेंचुअली 1960 में जाके एक इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम इंडस बसीन ट्रीटी भी कहते हैं, वो 19 सितंबर 1960 को साइन की गई वर्ल्ड बैंक की मदद से, जिसके नतीजे में रावी और ब्यास इंडिया की तरफ गए, जबकि चनाब और जहलम पाकिस्तान को दिए गए। ठीक है जनाब। और उसके अलावा एक और जो परेशानी का सबब था हमारे लिए हिंदुस्तान से, वो ये कि एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान से हमें हमारा ड्यू शेयर ना मिल सका। 17.7% का जो शेयर था हमारा, उसमें हमें पहले देने में ताखीर की गई और उसके बाद दिया ही नहीं गया। पाकिस्तान को एसेट की मद में जो मिलने वाली रकम थी वो कम से कम 750 मिलियन थी, ये मिलनी थी। 4000 मिलियन टोटल थी, पाकिस्तान को मिलनी थी 750 मिलियन, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को दी गई 200 मिलियन रुपीस और बाकी के जो पैसे थे वो पाकिस्तान के रोक लिए गए। तो आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान से जो मुखासमाना हमारे ताल्लुकात थे आगाज़ से किस तरीके से पेचीदगियाँ हुई। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमारे साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखें वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा, वो कम से कम मैंने आपको बताया कि दुरन लाइन का जो एरिया है वो 2640 किलोमीटर हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ करने से इनकार किया। क्यों? उसका रीज़न ये था कि जो अफगानिस्तान था वो दुरन लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 1893 में दुरन लाइन डिमार्केट की गई थी। सर मॉर्टिमर डूरन जो कि सिविल सर्वेंट थे उस टाइम पे, और किंग अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान के बादशाह के दरमियान ये मुआहिदा हुआ और ये दुरन लाइन जो है वो डिमार्केट की गई। और दोबारा 1900 में यानी 1919 में इसकी तौसीह भी की गई, इसे एक्सेप्ट रेक्टिफाई भी किया गया। लेकिन फिर भी 1947 में अफगानिस्तान ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये दुरन लाइन जो है इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बहरहाल यहाँ से ताल्लुकात अफगानिस्तान से भी हमारे ख़राब शुरू हुए। उसके बाद ईरान पाकिस्तान के रिलेशन, ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया यूनाइटेड नेशन में। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी एम्बेसी जो है वो ईरान में लगाई। तो ईरान से हमारे ताल्लुकात शुरू से ही मुनासिब रहे, दोस्ताना रहे। अगर आप देखें चाइना पाकिस्तान के रिलेशन, 1947 में आप देखें चाइना जब वजूद में आया तो वो 1949 का साल था, यानी कि उससे पहले चाइना ख़ुद अपनी दिगरगूं सूरत हाल में था। वो इस सूरत हाल में नहीं था कि वो किसी की सपोर्ट या किसी का मददगार या मुआवन साबित हो। लेकिन बाद के फिर वो ताल्लुकात बेहतर हुए, वो बात की दास्तान आप बेहतर जानते हैं। कोल्ड वार का एरा मैंने आपको समझाया, ये अभी दौरानिया था कोल्ड वार का। अभी दुनिया जो है वो एक अखाड़े में, एक मैदान में लग चुकी थी, मैदान सज चुका था, फाइटर मैदान में उतर चुके थे। अब ये सेलेक्ट होना था कौन सा खिलाड़ी किसकी तरफ जाएगा। अब पाकिस्तान भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था कि आया कि वो कोल्ड वार में यूएसएसआर का हिस्सा बनता है या वो यूएसए का हिस्सा बनता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंटरनल अफेयर्स को। ये थे कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स जो पाकिस्तान के लिए कबाब में हड्डी की सूरत से साबित हो रहे थे। अब इंटरनल अफेयर्स की तरफ अगर आप देखें
तो हमारे अपने अंदरूनी मसाइल क्या थे? सबसे बड़ा मसला एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं थी कि हम अपने हेडक्वार्टर्स, अपने ऑफिसेस कहाँ बनाएं। हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, और अगर थी तो देने के लिए पैसे नहीं थे। आप देखें, आप इस बात को आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? फ्रैंक मार्शल मिस्रवी, नॉन मुस्लिम, ब्रिटिशर। आप देखें आपकी एयरफोर्स के हेड कौन थे? एयर मार्शल विल्फ्रेड जैफर। एक और आपके कमांडर इन चीफ पेरी कैनी। आपके गवर्नर ऑफ केपीके कौन थे? सर जॉर्ज कनिंगम। आपके पास पंजाब में पहले गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस मोदी। ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे पास लीडिंग पोजीशन में कोई ऑफिसर्स ही मौजूद नहीं थे, जिसकी बिना पे हमें डिफरेंट ऑफिसर्स को हायर करना पड़ा, उन्हें जो है फिर वो अपनी कमान देनी पड़ी। तो कितना बड़ा एक ये मसला था। उसके बाद जो अंदरूनी मसाइल थे, सियासी मसाइल, माशी मसाइल, इस तरह के मसलों में घिरा हुआ था पाकिस्तान। फिर माइग्रेंट्स का मसला, अजाइलम का मसला, रिफ्यूजीज का मसला, लोग धड़ाधड़ जब पाकिस्तान में आए तो उनकी सेटलमेंट का मसला। तो तरह तरह के मसाइल से पाकिस्तान दो चार था। तो ये पाकिस्तान के आगाज़ में ही वो बुनियादी मसाइल थे, वो बुनियादी परेशानियां थी जिसे पाकिस्तान फेस करके आगे बढ़ा। आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इससे कहीं ज़्यादा नाजुक सूरत हाल थी पाकिस्तान जब वजूद में आया। पाकिस्तान ने बड़े बड़े झटके, बड़े बड़े, आप यूँ समझ लें कि बड़े बड़े हमले, बड़ी बड़ी परेशानियां झेली। ये छोटी मोटी परेशानियां पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बशर्त ये कि लोग अपनी हालत बदलना चाहें। उस वक्त के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हालात बदले। और अच्छा, एक और जो मसला है वो यहाँ रह गया, मैं बताने से कासे रह गया आपको, कि एक टग ऑफ वार की भी आप जो है रस्सा कशी का दौरा भी था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर टसल चल रही थी। कभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, कभी गवर्नर चेंज हो रहे हैं। आपके सबसे पहले देखें कि लियाकत अली खान साहब, उनके असैसिनेशन हुई। उसके बाद मोहम्मद अली बोगर साहब को रखा, कभी भेज दिया गया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन पहले दूसरे गवर्नर जनरल बने, फिर वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, उनको घर भेज दिया गया। फिर किस तरीके से गुलाम मोहम्मद साहब आए। आप देखिए, एक टग ऑफ वार, अगर आप ये पूरी सीरीज देखेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे, आप पर ये चीज़ आया हो जाएगी कि किस तरीके से एक रस्सा कशी का दौरा था। बहरहाल पाकिस्तान ने फिर भी उसको सरवाइव किया। 1947 से 1954 तक हमारे पास अपना आइन ही नहीं था कि मुल्क को चलाना कैसे। हमारे पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं थे। इन 9 सालों तक हम यही सोचते रहे कि हमने आइन कैसा बनाना है, एक बड़ा बड़ा मेन फैक्टर। तो ये वो तमाम मामलात थे, ये वो तमाम चीज़ें थी जिसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर किया। अब देखिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या थे कि पाकिस्तान क्या करे। सबसे पहले पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन था कि यूएसए के ब्लॉक में जाए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान इस कोल्ड वार में हिस्सा बन जाए कैपिटलिज्म का। सेकंड ऑप्शन यूएसएसआर, वो कम्युनिज्म का हिस्सा बन जाए। तीसरा ऑप्शन था कि वो मुस्लिम वर्ल्ड पर रिलाई करे, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरियां थी, ज़रूरतें थी, उन्हें भी पूरा करना था। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड उस टाइम पे इस काबिल ही नहीं था कि वो किसी भी अंदाज से पाकिस्तान की मदद कर सके। आप देख सकते हैं ऑटोमन एम्पायर जंग अजीम अव्वल के बाद किस तरीके से उसका शिराजा बिखर गया। तो वो ये तमाम के तमाम अपनी ही प्रॉब्लम्स अभी जो है फेस कर रहे थे। आप देखें फ़लस्तीन का मसला 1947 में जब फ़लस्तीन मार्ज़ वजूद में, 1948 में इसराइल और फ़लस्तीन, उसके बाद एक तवील जंगों का सिलसिला जारी हो गया। अरब इसराइल वार, अरब की वॉज, सारे के सारे अरब्स का ध्यान जो सरफ गया, और कोई भी इस हद तक मुस्तहकम नहीं था कि वो पाकिस्तान की किसी अंदाज से मदद कर सकता। चौथा पाकिस्तान के पास ऑप्शन था खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी। अभी पाकिस्तान किसी के साथ नहीं जा रहा, वो फैसला करेगा, वो देखेगा मैदान को, वो सोचेगा, वो समझेगा, फिर वो फैसला करेगा। और पाकिस्तान ने 1947 से 1954 तक इसी चीज़ को बरकरार रखा। अब 1954 में वो वक्त आया कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया और एक ब्लॉक का हिस्सा बन गया। अब सवाल ये कि पाकिस्तान ने वेस्टर्न ब्लॉक, कैपिटलिज्म ब्लॉक, यूएसए का ब्लॉक क्यों चुना, क्यों नहीं वो यूएसएसआर की तरफ गया? तो जनाब, उसका रीज़न सिंपल। पाकिस्तान की जो इलीट क्लास थी, पाकिस्तान जब वजूद में आया तो पाकिस्तान की जो इलीट क्लास थी, उनका तालीमी बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका कस्टम जो था, वो सब का सब वेस्टर्न पे बेस करता था। क्योंकि आप जानते हैं कि हम
हमारे जितने लीड से वो तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाते थे? वेस्टर्न जाते थे। तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ की सोबत, वहाँ का रंग, वहाँ के आपको जो है वो आप जो उसमें ढल जाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा सूदमंद था कि पाकिस्तान जिस चीज़ से आशना है उस तरह पाकिस्तान अपना रुख करे। दूसरा ये कि पाकिस्तान जब से बरतानवी हुक्मरान हिंदुस्तान में काबिज हुए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर देखता चला आ रहा था। पाकिस्तान क्या यहाँ पे इंडिया और ये पाकिस्तान और ये जो भी पूरा रीजन था ये डेमोक्रेसी को पलता फूलता देखता आ रहा था। तो उसके लिए डेमोक्रेसी की तरफ जाना कोई जो है वो बड़ी एक अजीब बात नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा जो एक फैक्टर था, जब पाकिस्तान मार्जा वजूद में आया तो पाकिस्तान की आज़ादी के जश्न के दिन यूएसए ने अपने डिप्लोमेट्स भेजे जो कि पाकिस्तान की पार्टी में शामिल भी हुए, पाकिस्तान की आज़ादी का मुबारकबाद भी दी। यूएसए के प्रेसिडेंट की तरफ से, जो दीदन उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनकी तरफ से खैर सगाली के पैगामात भी मौसूल हुए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को यूएसए आने की दावतें भी दी गई। उसके अलावा जो एक और अहम बात है कि आप अगर देखेंगे कि तारीख के पन्नों को उठा के देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब जंग अजीम दोम का आगाज़ हुआ तो बरतानिया जो था वो भी इसका हिस्सा था। तो उस टाइम पे जो मीडिया था, ख़ास तौर पे यूएसए का मीडिया, वो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया कि वो देखना चाहता था यहाँ की आबो हवा कैसी है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इस बात से उन्हें फिर आशनाई हुई कि यहाँ तो एक मैदान सजा हुआ है। तो फिर यूएसए ने यहाँ अपनी एम्बेसी लगाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो यानी कि आप यूं समझ लें कि 1939 से ही यूएसए का कहीं ना कहीं आपको होल्ड नजर आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जबकि यूएसएसआर का ऐसा कोई आपको होल्ड नजर नहीं आएगा। यानी कि तमाम के तमाम इशारात जो थे वो यूएसए की तरफ जाते थे। अब देखें एक और ऑप्शन, आप इस मैप को देखें, पाकिस्तान को देखें और यूएसएसआर को देखें, देखें कितना सा फासला है। अब देखें यूएसएसआर तकसीम हो गया तो रशिया थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन उस टाइम यूएसएसआर पाकिस्तान के बिल्कुल सर पे बैठा हुआ था। अगर कल को देखें, वो सुपर पावर है, पाकिस्तान एक छोटा सा बच्चा है उसके सामने, पावर सुपर पावर के सामने। अगर कल को हमारे ताल्लुकात किसी बिना पे यूएसएसआर से ख़राब होते हैं, जैसे कि आप आज की सूरत हाल में देख सकते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन पे चढ़ दौड़ा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यूएसएसआर पाकिस्तान पे ये काम कर लेता? क्योंकि यूएसएसआर को गर्म पानी तक रसाई हासिल नहीं थी। आप देखें कि वो अफगानिस्तान वार में जब दाखिल हुआ तो उसका अहम जो वजह थी वो गर्म पानी का हुसूल था। तो यूएसएसआर से हमें ये ख़तरा लाहक था कि वो हमारे सर पर मौजूद है, जबकि यूएसए जो है वो हमसे मीलों दूर बैठा है। अगर किसी किस्म की कोई मज़ाहिमत होती भी है तो बहुत कम चांसेस हैं कि यूएसए जो है वो डायरेक्ट हम पे अटैक करे, बजाय इसके कि वो इनडायरेक्ट प्रॉक्सीज लड़े। ये भी एक अहम जुज़व था कि पाकिस्तान ने किस तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ झुका।